नमस्ते भारत। एडुटेरिया करंट अफेयर्स की इस सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि प्रीलिम्स के लिए कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो यह रिपोर्ट किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है उसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और इस बार जो रिपोर्ट जारी किया गया है तो उसकी थीम क्या रही? स्वच्छ वायु के लिए एक साथ, अर्थात हम स्वच्छ वायु के लिए हम लोग सभी एक साथ आएँ, एक साथ पहल करें, ये इस बार की थीम रही। और ये सर्वेक्षण कराने का आखिर उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि समाज के सभी वर्गों के बीच एक जागरूकता पैदा किया जा सके, नागरिकों को स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में सूचित किया जा सके। और एनसीएपी क्या है? तो इसको आप इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये जो है 2019 में भारत सरकार के द्वारा ही प्रारंभ की गई थी और वो भी भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन जो ये मंत्रालय है इसी की ये पहल है कि स्वच्छ वायु को लेकर के एक रूपरेखा तैयार करना। और 131 सिटीज़ की पहचान की गई जिसमें कि क्लीन सिटीज़ को लेकर के काम किया जाए। तो एनसीएपी भी इस सर्वेक्षण का लक्ष्य है, जो कि क्या है, सभी के लिए स्वच्छ वायु के लक्ष्य को प्राप्त करने की एक पहल है एनसीएपी। तो वो भी इस सर्वेक्षण का एक उद्देश्य के रूप में यहाँ पे बताया गया है। और ये जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कराया गया तो इस स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में शहरों को देखिए है ना दिया हुआ 131 शहरों को एक कैटेगराइज किया गया है। और इस 131 शहरों को जो कि एनसीएपी का ही पार्ट है इसी के लक्ष्य में ये शामिल है। तो 131 शहरों को 3 समूहों में बांटा गया है। ये 3 समूह एक तरह से जनसंख्या के आधार पर लिया गया है। पहला समूह क्या है जिसमें मिलियन से अधिक जनसंख्या है, और दूसरा समूह क्या है जिसमें 3 से 10 लाख की जिसकी जनसंख्या है, और समूह तीसरा क्या है जिसकी जनसंख्या 3 लाख से कम है। तो जिसकी जनसंख्या बिलियन से अधिक है उसमें जो है स्वच्छ वायु में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो इंदौर के द्वारा प्राप्त किया गया है। और जिसकी जनसंख्या 3 से 10 लाख है उसमें अमरावती जो है प्रथम स्थान पर है, जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है। और जहाँ 3 लाख से कम जनसंख्या है वैसे शहर में परबाणु जो है, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक शहर है, तो वो प्रथम स्थान पर है। तो ये कुछ जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट का यहाँ पे आंकड़ा बताया गया है। और ये जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण करवाया गया है तो इस सर्वेक्षण के कुछ मानदंड है कि किन आधारों पर कहा जाता है कि हाँ वहाँ की वायु जो है उस शहर की वायु स्वच्छ है। तो इस मानदंड में कुछ मानदंड यहाँ बताया गया है कि वाहन उत्सर्जन को लेकर, कि वाहनों से जो उत्सर्जन होता है चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो या कार्बन मोनोऑक्साइड हो, तो उन सबको कम करने के लिए क्या कुछ उपाय किया जा रहा है। तो उस उपाय में हो सकता है कि कितना इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज किया जा रहा है, कितना सीएनजी बसों का यूज किया जा रहा है। तो ये सब जो कुछ हरित प्रौद्योगिकी है उस ग्रीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस प्रदूषण को कम करने का कितना प्रयास किया जा रहा है, तो वो देखा जाता है। एक वाहन उत्सर्जन मानदंड है इसका। दूसरा है सड़क की धूल, कि सड़कों पर धूल को हटाने के लिए क्या कुछ जो है टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के इस धूल को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक सड़क की धूल। तीसरा मानदंड क्या है कि बायोमास और नगर पालिका जो ठोस अपशिष्ट वगैरह जलाया जाता है तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था जो है उस शहर के द्वारा किया गया है। तो ये कुछ मानदंड हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण को लेकर के। अब हम अगले करंट अफेयर्स पर आते हैं जो कि हमारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 है। तो पहले इस अधिनियम की कुछ मुख्य बातों को पढ़ लेते हैं। तो इस अधिनियम की मुख्य बातें क्या हैं कि भारत में वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश करते समय भारत के भीतर और भारत के बाहर भी ये जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा का जो प्रसंस्करण है वो लागू होगा। और इस भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। जो डेटा संरक्षण अधिनियम के तहत जो है डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। और व्यक्तिगत डेटा को केवल व्यक्तिगत सहमति के आधार पर ही जो है कुछ वैध उद्देश्यों के लिए ही उस तक पहुंचा जा सकता है, संसाधित किया जा सकता है, मतलब उस तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ कुछ वैध उद्देश्य होना चाहिए। और इस अधिनियम के तहत ये भी प्रावधान किया गया है कि व्यक्तियों को जानकारी प्राप्त करने, सुधार करने या फिर मिटाने, एक बहुत चर्चा आपने सुना होगा राइट टू फॉरगेट,
कि अगर किसी तरह का कुछ कंटेंट इंटरनेट पे डाल दिया गया है जिससे कोई व्यक्ति जो है उसे हटाना चाहता है, तो राइट टू फॉरगेट के अधिकार के तहत जो है वो हटाने का अधिकार होना चाहिए। तो इसमें ये भी व्यवस्था की गई है कि उसे मिटाने, उस डेटा को मिटाने और शिकायत निवारण को लेकर के जो व्यक्तिगत डेटा है उसके शिकायत निवारण का अधिकार सहित कुछ अधिकार ये प्रदान करता है। और ये जो व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा जो अधिनियम है, ये 7 सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। तो चूँकि ये व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम की यहाँ पे चर्चा हो रही है लाने की तो इससे जो है रिलेटेड कुछ केस आप पढ़ लीजिएगा। तो केस क्या है, एक केस पुट्टास्वामी केस 2017, ये किससे रिलेटेड है, तो केस पुट्टास्वामी केस 2017 पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि ये राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार से संबंधित है कि इसी केस के माध्यम से जो है राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार माना गया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। और अभी जो व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम जो लाया गया है, तो ये किस समिति की सिफारिश पर लाया गया है, तो ये श्री कृष्ण समिति जो एक जज ही हैं, न्यायमूर्ति श्री कृष्ण समिति की सिफारिश पर जो है इस अधिनियम का प्रारंभिक मसौदा प्रस्तावित किया गया है। तो ये कुछ जो है बेसिक चीज़ है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के बारे में। अब हम अगले करंट अफेयर्स पर आते हैं। तो हमारा अगला करंट अफेयर्स विभिन्न कानूनों में सुधार को लेकर के है, जो अभी बहुत चर्चा में रहा। तो क्या क्या सुधार किया गया है, तो पहला है भारतीय न्याय संहिता को लेकर के। तो भारतीय न्याय संहिता जो 2023 लाया गया है, तो ये किसका स्थान लेगा, तो ये भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगा। जो आईपीसी है, आईपीसी नाम से जो फेमस है इंडियन पीनल कोड, तो इंडियन पीनल कोड 1860 का स्थान कौन लेगा, भारतीय न्याय संहिता 2023। दंड के जगह आप एक न्याय शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि हमारे संस्कृति, भारतीय संस्कृति को ज़्यादा सूट करता है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 किसका स्थान लेगा, आईपीसी का स्थान लेगा। आईपीसी 1860 का स्थान लेगा। और इस अधिनियम में क्या क्या व्यवस्था की गई है भारतीय न्याय संहिता में, कि राजद्रोह, आतंकवाद और संगठित अपराध की नई परिभाषा इसमें बताई गई है। और मॉब लिंचिंग जो बहुत देखने को मिला, तो उसके लिए अलग से दंड का प्रावधान इसमें किया गया है। और नेक्स्ट है कि 18 साल से कम उम्र की महिलाओं से सामूहिक बलात्कार के लिए मौत की सज़ा। हालांकि इससे पहले जो उम्र थी वो 12 वर्ष था, कि 12 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के साथ अगर कुछ ऐसा किया जाता है तो मौत की सज़ा। तो अभी उम्र को जो है 18 साल से कम उम्र की महिला कर दिया गया है। और शादी के झूठे वादों पर यौन संबंध बनाने पर भी दंड का कुछ प्रावधान किया गया है। अगला क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 2023 है, ये किसका स्थान लेगा, तो ये सीआरपीसी का स्थान लेगा। सीआरपीसी का स्थान लेगा। ये क्रिमिनल रिकॉर्ड प्रोसीजर जो कोड है, इसका ये स्थान लेगा। अब सीआरपीसी का एक बार फुल फॉर्म देख लीजिएगा। तो सीआरपीसी 1973 का स्थान लेगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है कि कम से कम 7 साल की सज़ा के लिए फॉरेंसिक जांच अनिवार्य। फॉरेंसिक जांच मतलब लेबोरेटरी जांच जो है अनिवार्य किया गया है 7 साल की अगर सज़ा दिया जाता है तो। और विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए एक समय सीमा तय किया गया है कि हाँ इतने समय सीमा में जो है इस मामले की जो है सुनवाई कर दी जाए, तो एक समय सीमा तय करना। फिर अगला क्या है कि सभी परीक्षण, पूछताछ, जो भी कार्यवाही, इन सब में जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का भी यूज़ किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक मोड में इसको आयोजित किया जा सकता है। और कम से कम एक सब इंस्पेक्टर के अनुरोध पर आरोपी की मेडिकल जांच भी की जा सकती है। और सीआरपीसी जो 1973 है, तो सीआरपीसी सबसे पहले बार कब लाया गया, तो सीआरपीसी जो है सबसे पहली बार 1882 में लाया गया। 1882 में सबसे पहली बार लाया गया, फिर 1898 में संशोधन हुआ है, फिर 1923 में संशोधन हुआ है, 1955 में संशोधन हुआ है और लेटेस्ट संशोधन 1973 में हुआ है। और इसी सीआरपीसी को अभी जो है 2023 में नए तरीके से लाया गया है। फिर है भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। तो भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 में क्या क्या प्रावधान किया गया है, तो सबसे पहले तो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872 का ये स्थान लेगा, यही याद रहना चाहिए। और इस विधेयक के तहत क्या प्रावधान है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव कागजी रिकॉर्ड के समान ही होगा।
अगर किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल डिसीजन दिया जाता है या फिर कुछ डेटा इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल है तो उसका भी जो है सेम स्थिति होगा, सेम प्रभाव होगा जो कि कागजी रिकॉर्ड का होता है। और इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई किसी भी जानकारी को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। और एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाएगा। और डीएनए साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए विशेष प्रावधान इसमें किया गया है। तो ये कुछ जो है कुछ विभिन्न कानूनों में जो सुधार किया गया है उसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स दिया हुआ है। अगला हम करंट अफेयर्स पर आते हैं जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के है। उसके लिए जो है एक तो नियुक्ति, उसकी सेवा शर्तें और उस कार्यालय की अवधि विधेयक के रूप में 2023 में लाया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के बाद लाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है एक समिति की सिफारिश पर की जाए। और इस समिति में कौन कौन लोग शामिल होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया था तो उस समिति में कौन कौन लोग शामिल थे, तो प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा कहा गया। किस मामले में कहा गया, एक केस था अनूप बर्नवाल बनाम UOI यानी यूनियन ऑफ इंडिया बनाम जो है अनूप बर्नवाल केस जो था, उसी में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन दिया गया। जो मुख्य चुनाव आयुक्त EC इलेक्शन कमीशन और CEC जो है मतलब कि चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन अन्य चुनाव आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति जो है एक सलाह समिति की सिफारिश पर की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। और सलाह समिति में कौन कौन लोग शामिल होंगे, तो प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन वर्तमान में जो विधेयक लाया गया है तो इस विधेयक में एक बदलाव किया गया है। बदलाव क्या किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को कहा, लोकसभा विपक्ष के नेता को कहा कि उस सलाह समिति में रहेगी और मुख्य न्यायाधीश को कहा। तो ये जो विधेयक लाया गया तो प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता को रखा गया है, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश को नहीं रख करके एक प्रधानमंत्री द्वारा नामित जो है एक कैबिनेट मंत्री होंगे, उनको रखा गया है। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो न्यायपालिका है उसको बाहर रखा गया है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से। तो इसके कुछ हम प्रावधानों को पढ़ लेते हैं, इस विधेयक के क्या क्या प्रावधान है। तो ये विधेयक जो लाया गया है तो ये विधेयक किसका स्थान लेगा, तो चुनाव आयोग अधिनियम जो है, चुनाव आयोग अधिनियम 1991 की जगह लेगा। और जो चीफ इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन कमीशन अन्य चुनाव आयुक्त है, उसकी नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और इस चयन समिति में कौन कौन शामिल होंगे, तो प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। तो यही बदलाव किया गया है। और कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति, ये जो चयन समिति होगी, इस चयन समिति को एक पैनल प्रस्तावित करेगी। चयन समिति के नामों का एक पैनल प्रस्तावित कौन करेगी, तो ये खोज समिति जो है एक पैनल प्रस्तावित करेगी। और ये खोज समिति किसकी अध्यक्षता में गठित होगा, तो कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित होगा। और अगला क्या है कि जो ये चीफ इलेक्शन कमीशन और अन्य चुनाव आयुक्त जो अन्य इलेक्शन कमीशन जो है उनका वेतन कैसे किनके समान होगा, तो ये भी इसमें बताया गया है कि पहले जहां ये वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता था, वेतन और जो सेवा शर्तें थी वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता था, लेकिन अब ऐसा प्रावधान किया गया है कि इनका वेतन और सेवा शर्तें जो हैं कैबिनेट सचिव के बराबर होगी। तो ये कुछ जो है चीफ इलेक्शन कमीशन और अदर इलेक्शन कमीशन के नियुक्ति सेवा शर्तों के बारे में विधेयक लाया गया है। अब हम अगले करंट अफेयर्स पर आते हैं। तो अगला हमारा है कंपनी की श्रेणियाँ, जो आप पढ़ते होंगे, नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न। तो किसका क्या इसमें कौन कौन अभी शामिल है और कितनी इसकी संख्या है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो कंपनी की 3 अलग अलग श्रेणियाँ होती हैं। कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं, तो महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। और ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम होता है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, जो कि आप कहीं पर पढ़ते होंगे CPSE के रूप में रहता है। ये इसको PSU भी कहा जाता है। तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो है ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम होते हैं, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तो वर्तमान में 13 महारत्न कंपनियां हैं
और कितनी महारत्न है? 13 महारत्न है। नवरत्न 16 है। 16 नवरत्न, 3 ज़्यादा है। और 13वां महारत्न ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि 13वां महारत्न कौन सा है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड है 13वां महारत्न। और 16वां नवरत्न कंपनी कौन है? तो 16वां जो नवरत्न है वो RITS लिमिटेड है। RITS लिमिटेड जो है ये रेलवे से रिलेटेड है, जो कि आप R से रख सकते हैं, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विसेज है। तो ये रेलवे की एक संस्था है। आप आई से एक बार देख लेंगे, आई से शायद कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ये रेलवे की का ही एक विंग है। तो ये 16वां जो है नवरत्न कंपनी है। इसमें फिर आगे दिया हुआ है कि महारत्न के क्या मानदंड हो सकते हैं और नवरत्न के क्या मानदंड है। तो ये भी कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है या फिर इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि क्या महारत्न को निर्धारित करने का, नवरत्न को निर्धारित करने का क्या कुछ आधार है। तो पहला यहाँ दिया गया है कि अगर महारत्न होने के लिए पहले उसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। दूसरा है कि भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होना चाहिए। 3 साल का औसत सालाना टर्नओवर जो है 25,000 करोड़ होना चाहिए। और 3 साल के लिए उसका औसत वार्षिक जो नेटवर्थ है वो 15,000 करोड़ का होना चाहिए। और टैक्स देने के बाद जो है उसका औसत वार्षिक शुद्ध लाभ जो नेट उसका प्रॉफिट है वो 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। और साथ ही साथ उसकी जो है विश्व में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए। नवरत्न की क्या कसौटी है? तो नवरत्न के लिए आप 2 ही याद रखें तो काफ़ी है कि एक तो मिनी रत्न 1 अनुसूची A का दर्जा उसे प्राप्त हो और पिछले 5 वर्षों में 3 वर्षों की रेटिंग जो है उसकी अच्छी या उत्कृष्ट रही हो। तो ये नवरत्न और महारत्न के बारे में दिया हुआ है। अगले पर हम आते हैं, स्टेट ऑफ बर्ड्स रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो जो स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स रिपोर्ट है ये भारतीय वन्यजीव संस्थान और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जो ZSI है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके द्वारा जो है संयुक्त रूप से स्थापित किया जाता है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है, इसकी स्थापना आप याद रख सकते हैं कि 1916 में हुई है। 1916 में हुई है। इसको आप ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि जिस वर्ष लखनऊ अधिवेशन हुआ है उस वर्ष जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान की। वहीं भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना जो WII है उसकी स्थापना 1982 में हुई है। तो ये आप याद रख सकते हैं। फिर है कि जो ये रिपोर्ट जारी किया गया है तो इसके 1-2 पॉइंट को बस देख लीजिए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस रिपोर्ट में देखा गया कि पक्षी प्रजातियों की समृद्धि जो है कम हुई है और जो लंबी दूरी के प्रवासी हैं आते हैं दूसरे जगह से माइग्रेट होकर के जो पक्षी वगैरह आते हैं उसमें 50% की गिरावट हुई है। और गंभीर रूप से एक लुप्त प्राय है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसके बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स में। तो ये गंभीर रूप से लुप्त प्राय की श्रेणी में इसको रखा गया है इस रिपोर्ट में। तो ग्रेट इंडियन जो है बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकन को। अब हम अगले करंट अफेयर्स पर आते हैं। तो हमारा अगला है कि अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम 2023 लाया गया है। तो इस अधिनियम की कुछ मुख्य बातों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम 2008 का ये स्थान लेगा और इस अधिनियम के माध्यम से जो है NRF की स्थापना की जाएगी। NRF मतलब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। और ये जो NRF होगा, NRF में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गवर्निंग बोर्ड होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में NRF जो है काम करेगी। और इसके क्या क्या कुछ कार्य होंगे तो आप कार्यों को देख लीजिए कि तो NRF का कार्य होगा कि अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता के लिए एक रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए ये देश के सर्वोच्च निकाय के रूप में काम करेगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो देश के सर्वोच्च निकाय के रूप में काम करेगा और अनुसंधान और विकास के लिए ये अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने का काम करेगा। अनुसंधान प्रस्ताव जो होंगे उसको ये अनुदान प्रदान करने का काम करेगा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो अनुसंधान के क्षेत्र में हो सकता है उसको ही प्रोत्साहित करने का काम करेगा। और वैज्ञानिक अनुसंधान और साथ ही साथ जो अनुसंधानों पे जो खर्च होगा उसका क्या आउटकम निकल रहा है, इस सब का ये सर्वेक्षण करेगा, एनालिसिस करेगा, अकाउंटिंग करने का काम NRF का जो है रहेगा। तो इस तरह से अनुसंधान के क्षेत्र में NRF जो है महत्वपूर्ण कार्य करेगा, जो कि वर्तमान में उभरते हुए टेक्नोलॉजी का भी जो है युग है। तो NRF जैसी संस्था का होना जो है आवश्यक है। फिर हम अगले करंट अफेयर्स पर आते हैं। तो अगला है इंडिया स्टैक। तो इंडिया स्टैक आखिर है क्या, ये हम पहले देख लेते हैं।
तो यह एक प्रकार का इंटरफेस हम कह सकते हैं कि एपीआई का एक सेट है। एपीआई क्या है फिर? तो एपीआई का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का एक सेट है इंडिया स्टैक। और जिस तरह से यूपीआई काम करता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसमें कि हम भुगतान, लेन देन वगैरह कर सकते हैं, पेमेंट किसी को कर सकते हैं, और तो उसी आधार पर जो है ये इंडिया स्टैक एपीआई भी काम करेगा। और ये एपीआई बस है कि एक तरह से व्यावसायिक दृष्टिकोण से इसको लाया गया है कि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए उसको डिजिटली रूप से जोड़ा जा सके, इसके लिए एपीआई को लाया गया है। और इसे हम पूरी तरह से जो है इंडिया स्टैक के रूप में देखते हैं। ये एपीआई का जो सेट होगा उसे हम इंडिया स्टैक कहेंगे, जो कि सरकारों, स्टार्टअप, व्यवसायों और डेवलपर्स को एक अद्वितीय डिजिटल बुनियादी ढांचे का उपयोग करने की अनुमति देता है। और जिस तरह से यूपीआई आधार से लिंक्ड होता है, उसी तरह से ये भी आधार से लिंक्ड होगा और ये भुगतान की अनुमति दे सकता है, जिस तरह से यूपीआई देखिए देता है, यहाँ पे बताया गया है। और इंडिया स्टैक के प्रमुख घटक क्या क्या होंगे? इंडिया स्टैक के आधार से इनेबल होगा, केवाईसी कर सकते हैं, डिजी लॉकर रख सकते हैं, यूपीआई से भी कनेक्टेड होगा, और डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफ़र है, डीबीटी, ये सब इसके प्रमुख घटक हैं इंडिया स्टैक के। और इस इंडिया स्टैक का फ़ायदा क्या होगा कि वित्तीय समावेशन इससे बढ़ावा मिलेगा, अर्थव्यवस्था का औपचारिकरण होगा और स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं की भी बेहतर डिलीवरी हो सकेगी। अगर कोई स्वास्थ्य और शिक्षा सेवा के क्षेत्र में जो है कुछ व्यवसाय गठित करता है और इस इंडिया स्टैक के रूप में जुड़ता है, उसका यूज़ करता है, तो उससे स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं की भी बेहतर डिलीवरी हो सकती है। अगले हम करेंट अफेयर्स पर आते हैं, जो कि समान नागरिक संहिता है। समान नागरिक संहिता आखिर अभी चर्चा में क्यों है? तो 22वें विधि आयोग के द्वारा जो है भारत के समान नागरिक संहिता पर सुझाव मांगा गया है। अब एक लाइन में पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि समान नागरिक संहिता क्या है? तो यह जो है विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार से संबंधित जो भी मामले हैं, उसमें सभी धार्मिक समुदायों के लिए जो है एक कानून होना चाहिए, उसको हम कहेंगे कि वो समान नागरिक संहिता है। तो ये सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होता है। और वर्तमान में देखा जाए तो गोवा ही भारत का एकमात्र राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी जो है समान नागरिक संहिता लागू है। और वो भी किस रूप में लागू है? तो पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के रूप में लागू है। अगर हम देखें समान नागरिक संहिता क्या हमारे भारतीय संविधान में है, तो हाँ, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 44 है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 का भाग है, तो उसके तहत जो है डीपीएसपी के तहत जो है समान नागरिक संहिता की बात की गई है। हालांकि जो है अभी भारत में ये लागू नहीं किया गया है। और इसमें कुछ दो समिति और रिपोर्ट का नाम दिया गया है। तो क्या है कि लेक्सी लोकी रिपोर्ट 1840 में सिफारिश की गई कि मुसलमानों और हिंदुओं के व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध जो है नहीं किया जाना चाहिए। मतलब मुसलमान और हिंदू के लिए एक समान नागरिक संहिता नहीं होनी चाहिए। लेक्स लोकी रिपोर्ट 1840 का है, जो कि बहुत पुराना है। और बीएन राव समिति ने एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की थी। तो ये कुछ पॉइंट बताया गया है। अब हम अगले पर आते हैं, काला सागर अनाज डील। तो ये काला सागर अनाज डील किससे संबंधित है, इसमें कौन कौन देश शामिल है, पहले तो यही पता होना चाहिए। तो इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र और तुर्की की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच एक हस्ताक्षरित काला सागर लाभ समझौता है। तो रूस और यूक्रेन के बीच में है, और किसकी मध्यस्थता में हुआ है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो संयुक्त राष्ट्र और तुर्की की मध्यस्थता में हुआ है। अभी चर्चा में रहा है, तो प्रीलिम्स में पूछे जाने की संभावना हो सकती है। और ये काला सागर अनाज डील जो समझौता है, तो इसमें काला सागर आ गया। तो काला सागर का कुछ पोर्ट है, जिसमें कि ओडेशा, चोर्नोमोर्स्क, यूजनी या पिबेडनी, जो कि यूक्रेनी बंदरगाह है। तो ये पोर्ट जो है यूक्रेन का है। तो ये पूछा जा सकता है, नाम दे दिया जाएगा कि ये पोर्ट किसका है। तो एक तो यूक्रेन का पोर्ट है, यूक्रेन का बंदरगाह है। और दूसरा पूछा जा सकता है कि ये किस सागर पर है, तो किस सागर से संबंधित है। तो काला सागर से संबंधित है ये बंदरगाह। इतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसमें। हम अगले करंट अफेयर्स को अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।